गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बच्चों, पिछले चैप्टर में हमने वलन के बारे में बात करी थी। आज हम भूसंचलन का ही एक और टॉपिक जो बहुत महत्वपूर्ण है, भ्रंश, फॉल्ट, उसके बारे में बात करेंगे। बच्चों, ये जो भ्रंश है, ये भी पृथ्वी का जो अंतर्जात बल है, एंडोजेनेटिक फोर्स है, उसी का परिणाम है। पूर्व में हमने बात करी थी कि हमारी पृथ्वी के ऊपर दो प्रकार के बल कार्य करते हैं, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस और एंडोजेनेटिक फोर्सेस। एक्सोजेनेटिक फोर्सेस जो हैं वो बहिर्जात बल होते हैं और एंडोजेनेटिक फोर्सेस जो हैं वो अंतर्जात बल होते हैं, अर्थात पृथ्वी के अंदर सक्रिय रहकर कार्य करते हैं और इनका परिणाम हमको कई सैकड़ों, हजारों, करोड़ों वर्षों के पश्चात दिखाई देता है। तो भ्रंश जो है वो भी उसी आंतरिक बल का ही एक परिणाम है। तो बच्चों, अंतर्जात बल के द्वारा उत्पन्न जो क्षैतिज संचलन होता है, उसके कारण बच्चों किसी भूखंड में तनाव या कभी कभी बहुत अधिक मात्रा में संपीड़न होने पर शैलों में या रॉक्स में स्थानांतरण होने लगता है। यदि ये तनाव की शक्ति सामान्य होती है तो हमारी क्रस्ट जो है, भूपटल है, उसके ऊपर सिर्फ केवल क्रैक्स या चटकने पड़ती हैं। किंतु बच्चों, जब कभी तनाव की क्रिया प्रबल होती है, तेज़ होती है, तो हमारी सेल या रॉक्स जो होती हैं, उनके जो लेयर्स होती हैं, उसमें फ्रैक्चर या विभंग पड़ जाते हैं और इस विभंग जो है के कारण ही बड़े पैमाने पर रॉक्स में या चट्टानों में स्थानांतरण होता है और इस स्थानांतरण के फलस्वरूप जो क्रिया होती है उसे हम फॉल्ट या भ्रंश कहते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि भ्रंश जो है, फॉल्ट जो है, वो हमारे तनाव और संपीड़नात्मक जो बल है, उस बल के बहुत अधिक मात्रा में लगने पर, कार्य करने पर चट्टानों में स्थानांतरण हो जाता है। कोई चट्टान ऊपर उठ जाती है तो कोई चट्टान नीचे धंस जाती है या चट्टानें अगल बगल में सरक जाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप भ्रंश उत्पन्न होते हैं या फॉल्ट उत्पन्न होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो रॉक्स हैं, ये जो चट्टानें हैं, उसमें स्थानांतरण जो है उसके परिणाम स्वरूप ही भ्रंश उत्पन्न होते हैं। और बच्चों, ये जो स्थानांतरण है चट्टानों में, ये किसी भी दिशा में हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ऊपर हो, नीचे हो, ये अगल बगल में भी सरक सकती हैं चट्टानें, तो इसलिए किसी भी दिशा में हो सकता है। एक छोटी सी परिभाषा जो है मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। वॉर्सेस्टर जो है, उनकी ये परिभाषा है, पृथ्वी के एक विभंग या विदर, क्रैक को हम भ्रंश कहते हैं, जिसके सारे एक भाग दूसरे भाग की अपेक्षा सरक जाता है, यानी डिस्प्लेस हो जाता है। अंग्रेजी में मैं दोबारा सुना रहा हूँ। अ फॉल्ट इज़ अ फ्रैक्चर और फिशर इन द अर्थ अलॉन्ग विच वन साइड हैज़ मूव्ड विद रेफरेंस टू द अदर साइड। इस प्रकार ये जो भ्रंश है, हम अब इसके अन्य पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे। ये जो स्लाइड है, इसमें आप देख सकते हैं जो भ्रंश है उसके विभिन्न पार्ट आपको, विभिन्न अंग आपको दिखाई दे रहे हैं। चूँकि भ्रंश की क्रिया एक जटिल प्रक्रिया है जो कभी कभी ही हमको सरल दिखाई देती है, अधिकतर ये भ्रंश की क्रिया जटिल ही होती है। तो इसके कुछ पार्ट हैं, जैसे पहला है, हम पहले की बात करते हैं, वो है विभंग तल या भ्रंश तल, फॉल्ट प्लेन। बच्चों, ये फॉल्ट प्लेन जो है, विभंग तल जो है, वह ये विभंग तल वो सतह होती है जिसके सारे संचलन के फलस्वरूप शैलों में स्थानांतरण होता है। अर्थात विभंग तल या फॉल्ट प्लेन जो है, उसके सारे रॉक्स जो है, उसके अंदर, रॉक्स के अंदर क्या होता है, स्थानांतरण होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। दूसरा है भ्रंश नति, फॉल्ट डिप। भ्रंश नति बच्चों वो कोण होता है जो भ्रंश सतह या क्षैतिज तल के मध्य निर्मित होता है। भ्रंश सतह या क्षैतिज तल के मध्य जो कोण निर्मित होता है उसको हम भ्रंश नति कहते हैं। एक और पार्ट है जिसको हम कहते हैं उत्क्षेपित खंड, अपथ्रॉन साइड, अर्थात ऊपर भ्रंश की सतह की दूसरी ओर के खंड की तुलना में ऊंचे उठे भाग को हम उत्क्षेपित या ऊर्ध्वपाती पार्श्व या ऊर्ध्वपाती खंड कहते हैं। जबकि अन्य एक जो प्रकार है उसको अपन कहते हैं अधक्षेपित खंड, डाउन थ्रोन साइड। इसे नीचे की तरफ वाला जो अवपाती पार्ट है उसको वो भी कहते हैं हम, जो भ्रंश की तुलना में निचला जो खंड है उसको अपन अधक्षेपित खंड कहते हैं। एक टर्म और है हैंगिंग वॉल या शीर्ष भित्ति। भ्रंश की ऊपरी दीवार को हम क्या कहते हैं, शीर्ष भित्ति कहते हैं, जबकि भ्रंश की निचली जो दीवार होती है उसको अपन फुट वॉल या पाद भित्ति कहते हैं। एक और टर्म आती है जिसको अपन कहते हैं स्ट्राइक या नमन। बच्चों, ये जो नतिलंब है, ये जो नतिलंब है या इसको हम नमन भी कहते हैं, ये जो नतिलंब है, स्ट्राइक
ये एक भ्रंश का नतिलंब उसके क्षैतिज तल के साथ प्रतिच्छेदन द्वारा निर्धारित होता है, अर्थात जो कोण बनता है उस कोण को हम क्या कहते हैं, नमन या स्ट्राइक कहते हैं। या और अंत में है भ्रंश कगार। तो बच्चों, भ्रंश के निर्माण के फलस्वरूप जो स्थलीय सतह पर निर्मित सीधे ढाल वाले जो किनारे होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, भ्रंश कंगार या फॉल्ट स्क्रैप कहते हैं। अर्थात फॉल्ट के निर्मित होने पर जो स्थल है उसकी सतह पर जो सीधे ढाल वाला किनारा है उसको अपन क्या कहते हैं, भ्रंश कगार या फॉल्ट कहते हैं। और बच्चों, कभी कभी ये अधिक खड़े ढाल का भी होता है, और जब अधिक खड़े ढाल का होता है उसको अपन क्लिफ या भृगु भी कहते हैं। सामान्यतया आप लोगों ने बच्चों पर्वत जो सागर जो है, सागर के तट पर जो पर्वत होते हैं वो हमेशा क्लिफ या भृगु के रूप में ही दिखाई देते हैं, बिल्कुल खड़े ढाल वाले होते हैं। अब हम बच्चों भ्रंश के प्रकारों के बारे में बात करेंगे। ये जो भ्रंश के प्रकार हैं इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले सामान्य भ्रंश या नॉर्मल फॉल्ट। बच्चों, ये सामान्य जो भ्रंश है ये शैलों में दरार का जो फॉर्मेशन होता है उसके फलस्वरूप अलग होने वाले जो दोनों शैल खंड हैं वो विपरीत दिशा में स्थानांतरित हो जाते हैं, और इसके द्वारा निर्मित भ्रंश को हम सामान्य भ्रंश कहते हैं। देखिए, जो चित्र ए है उसमें आप देख सकते हैं, इसमें जो ब्लॉक हैं वो विपरीत दिशा में चले गए, यानी एक ब्लॉक जो है वो नीचे की तरफ आ गया अधोगति के कारण, डाउन वॉप के कारण। तो इस प्रकार जो भ्रंश निर्मित होता है तो उसको हम सामान्य भ्रंश कहते हैं। अब दूसरे जो प्रकार का भ्रंश वो है रिवर्स फॉल्ट या उत्क्रम भ्रंश। चित्र बी में आप देख सकते हैं। जब रॉक्स में दरार उत्पन्न होने के फलस्वरूप बच्चों जो अलग होने वाले खंड हैं वो आमने सामने स्थानांतरित होकर खिसकने लगते हैं, तो उसे हम उत्क्रम भ्रंश या रिवर्स फॉल्ट कहते हैं। देखिए, इसमें आप चित्र में देख सकते हैं कि दोनों जो ब्लॉक्स हैं वो एक दूसरे के आमने सामने जो है वो स्थानांतरित हो गया और एक ब्लॉक दूसरे के ऊपर चढ़ गया। तो इस प्रकार का जो भ्रंश है वो उत्क्रम भ्रंश कहलाता है। एक तीसरे प्रकार का भी भ्रंश होता है जिसको अपन नतिलंबी या हम इसको अंग्रेजी में स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट कहते हैं। बच्चों, इसको हम रेंच फॉल्ट या ट्रांसकरेंट फॉल्ट या पारवर्ती भ्रंश भी कहते हैं। बच्चों, इस भ्रंश में क्षैतिज संचलन के कारण क्षैतिज दिशा में शैलों का नतिलंबी स्थानांतरण होता है। ऐसे भ्रंशों में कगारों की रचना नहीं होती है, बल्कि सामान्यतः नहीं होती है, और ऐसे ही नति सर्पण भ्रंश भी होते हैं। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बच्चों मैं आपको दे रहा हूँ। कैलिफोर्निया का जो सैन एंडियाज नामक का भ्रंश है वो इसका ज्वलंत उदाहरण है। अर्थात इसमें जो दो पार्श्व हैं, दोनों जो किनारे हैं वो अगल बगल में सरकते हैं और अगल बगल में विपरीत दिशा में सरकते हैं, जिसके फलस्वरूप जो भ्रंश है वो उत्पन्न होता है। उसको हम ट्रांसकरेंट फॉल्ट या पारवर्ती भ्रंश भी कहते हैं। इसके पश्चात एक और भ्रंश का प्रकार है जिसको अपन सोपानी भ्रंश भी कहते हैं। ये जो सोपानी भ्रंश है ये इसको अपन सामान्यतया स्टेप फॉल्ट कहते हैं। जब बच्चों असमान बलों के कारण किसी क्षेत्र में कई भ्रंश तल एक ही दिशा में निर्मित होते हैं तो इसके परिणाम स्वरूप एक ही दिशा में कई खंडों में शैलों का स्थानांतरण हो जाता है, और इस प्रकार निर्मित भ्रंश को हम सोपानी भ्रंश या स्टेप फॉल्ट कहते हैं। अर्थात जिस प्रकार सीढ़ी की रचना होती है तो एक ही दिशा में सीढ़ी की नुमा जो भ्रंश बनते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, सोपानी भ्रंश कहते हैं। बच्चों, अब हम बात करते हैं भ्रंश से निर्मित स्थल रूपों के बारे में। दो स्थल रूप बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। एक है भ्रंश पर्वत या हॉस्ट जिसे हम कहते हैं। बच्चों, हॉस्ट जो है या भ्रंश पर्वत है ये जर्मन भाषा का शब्द है जिसका सबसे पहले प्रयोग एडवर्ड स्वेस ने ऐसे सरफेस के लिए किया था जिसकी ऊपरी तल या शिखर तल प्रायः समतल होते हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इस चित्र में आप राइट हैंड साइड पे देख सकते हैं हॉस्ट जो है वो उसका जो तल है ऊपरी भाग जो है वो बिल्कुल सपाट है। तो बच्चों, सामान्यतया हम ये कह सकते हैं कि इसका निर्माण जो है वो भ्रंश की जो विशेषक गति है, डिफरेंशियल मूवमेंट है, उसके द्वारा होता है, जिसके फलस्वरूप दो युग्मित भ्रंशों के बीच किसी भूखंड का उत्थान हो जाता है।
एक ब्लॉक जो है वो ऊपर उठ जाता है, दो भ्रंशों के बीच का ब्लॉक जो है वो ऊपर उठ जाता है, उसमें उत्थान हो जाता है, अथवा इसके बीच का भाग स्थिर रहता है तथा दोनों ओर के समीपी शैलखंड जो है वो नीचे की ओर धंस जाते हैं। या तो एक शैलखंड में उत्थान हो जाए या एक शैलखंड जो है बीच वाला वो स्थिर है और उसके अगल बगल के दोनों जो शैलखंड है वो नीचे धंस जाएं। तो ऐसी दोनों कंडीशन में ही हॉस्ट या भ्रंश पर्वत का निर्माण होता है। तो एक मैं अंग्रेजी में परिभाषा आपको सुना रहा हूँ, हॉस्ट की बहुत महत्वपूर्ण है। अ हॉस्ट इज़ एन अपथ्रोन ब्लॉक which stands above blocks of the earth that have stood stationary or that have been depressed। दोनों बातें हैं, या तो वो स्टेशनरी रहा हो यानी स्थिर रहा हो, अथवा उसमें क्या हो गया हो, धंसा हो या डिप्रेस्ड हो गया हो। अब हम बात करते हैं बच्चों हमारी दूसरी संरचना के बारे में, जिसको अपन ग्राबेन या रिफ्ट घाटी कहते हैं। बच्चों ये जो ग्राबेन है इसको रिफ्ट घाटी, द्रोणिका या ग्राबेन हम तीनों नाम देते हैं। और बच्चों ये जो है भ्रंश की क्रिया के द्वारा उत्पन्न स्थल रूप है। इसमें किसी भी स्थान पर कई किलोमीटर की लंबाई में भ्रंश क्रिया के द्वारा अवतलन होता है, यानी कि कोई ब्लॉक जो है वो नीचे धंस जाता है। देखिए इस चित्र जो है इसमें लेफ़्ट साइड का जो डायग्राम है उसमें आप देख सकते हैं कि अगल बगल के जो ब्लॉक्स हैं वो बिल्कुल स्थिर है, लेकिन बीच वाला ब्लॉक जो है वो नीचे धंस गया, जिसके फलस्वरूप एक कई लंबे किलोमीटर में एक वैली बन गई, एक गर्त बन गया। इसी को हम रिफ्ट घाटी या ग्राबेन कहते हैं। बच्चों एक बहुत अच्छा उदाहरण है ग्राबेन का या रिफ्ट घाटी का, वो है जर्मनी की राइन नदी की घाटी। भारत में भी इसके उदाहरण है बच्चों, दो उदाहरण है, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी जो है वो दोनों नदियाँ रिफ्ट घाटी में या ग्राबेन की में ही बहती है। इसी को हम ग्राबेन भी कहते हैं। इस प्रकार बच्चों ये जो है हमारे भ्रंश से निर्मित दो महत्वपूर्ण स्थल आकृतियाँ थी। एक तो वो भ्रंश पर्वत था। भ्रंश पर्वत का मैंने शायद भारत में आपको एग्जाम्पल नहीं दिया। भारत का में जो भ्रंश पर्वत है वो है सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में जो है वो नर्मदा नदी की रिफ्ट घाटी है, जबकि दक्षिण में ताप्ती नदी की रिफ्ट घाटी है। इन दोनों रिफ्ट घाटियों के बीच में सतपुड़ा पर्वत या सतपुड़ा ब्लॉक जो है वो होस्ट का उदाहरण या भ्रंश पर्वत का उदाहरण है। ऐसा ही दक्षिणी का भारत का जो पठार है, उस दक्षिणी भारत के पठार को भी हम एक बहुत बड़ा होस्ट की संज्ञा देते हैं नॉर्मली, क्योंकि उस दक्षिणी भारत के पठार के एक और बंगाल की खाड़ी है और दूसरी ओर अरब सागर है। इन दोनों के कारण हम इस दक्षिणी भारतीय जो भूखंड है इसको भी हम एक होस्ट की ही संज्ञा देते हैं। तो बच्चों आज का चैप्टर में हमने भ्रंश के बारे में बात करी। आशा है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, धन्यवाद।